ऑलराइट यार, आप ना एक सिनेरियो सोचो अपने दिमाग में कि आप जो है अपने ऑफिस से आ रहे हो। शाम के ऑलमोस्ट 7:30 या फिर 8 बज रहे हैं। आप अपनी बाइक पे हो, आपने हेलमेट लगाया हुआ है और आपका मूड बिल्कुल ठीक है। आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी अच्छी बातचीत हुई है और बॉस ने भी आज की मीटिंग में आपकी थोड़ी सी तारीफ की है। ठीक है, मतलब आपका दिन बहुत अच्छा गया है। लेकिन जब आप रोड पर निकलते हो और कुछ दूर चलते हो, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद आपकी मोटर बाइक में कोई बंदा सामने से लाके गाड़ी में आपके लाके ठोक देता है। ठीक है, या फिर कैसे भी करके आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपके सीरियस एक इंजरी हो जाती है और उस इंजरी में आपका जो है पैर टूट जाता है या आपका हाथ टूट जाता है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि कम से कम 6 महीने बेड रेस्ट है भैया। इससे पहले तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 6 महीने तो बेड पर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका टांग जुड़ेगा। अब दोस्तों, आप कहोगे कि भैया इसमें मेरी क्या गलती। 100% आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, आपको गाड़ी चलाने का काफी एक्सपीरियंस है और आप जितने भी गाड़ी के इक्विपमेंट हैं वो भी सही से यूज करते हैं, जैसे कि हेलमेट लगाना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। बट जो आपका एक्सीडेंट हुआ है ना जनाब, वो तो सामने वाले ने आपकी गाड़ी में लाकर ठोका है। अब आप एक छोटी सी बात ये समझिए कि जो 6 महीने आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, इस 6 महीने के दौरान आपका जो फैमिली का खर्चा है, फैमिली की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर आपके बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, इसके अलावा और भी स्कूल की फीस है और बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सब खर्चा कौन उठाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, वो मुझे सैलरी दे देगी बिना काम किए, तो जनाब जिस महीने में आप काम करते हो कंपनी उस महीने में भी 10 दिन बाद आपको सैलरी देती है। आपका एक्चुअल में मुझे पता भी नहीं है, बट मैं सच बताऊं ना, मैंने 4 से 5 कंपनी में काम किया है और जब मेरा महीना पूरा होता था, आई मीन 30 और 31 में, उसके 10 से 12 दिन बाद मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती थी। और मुझे लगता है इंडिया में जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सबका यही है और ऐसे ही होता है। ठीक है, वो भी एक मामूल बन जाता है कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलने देते हैं, हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा महीना 10 तारीख में होता है। बट एक बात समझो, महीना सबका 30-31 में होता है, लेकिन कंपनी 10 दिन सैलरी रोक के चलती है। अगर आप रिजाइन डाल रहे हो तो आपको पेमेंट वगैरह सब मिल जाता है, वो मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो एक ट्रेजेडी हुई है, अचानक इमरजेंसी जो हमारे साथ केस हुआ है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो जी हाँ, मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं पावर ऑफ इमरजेंसी फंड। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि ठीक है भैया, चलो हम भी एक इमरजेंसी फंड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये एक टॉपिक है। कितना पैसा एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, साथ ही साथ इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें, कहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके अलावा भी सैकड़ों सवाल हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली आपके इन सारे सवालों के जवाब देगा, पर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि एक बेस्ट एंड बेसिक इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम जुनैद है। इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा पर्सनल फाइनेंस पे दूसरा वीडियो है, तो प्लीज हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाकी हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है ये तो आपको पता लग गया इंट्रो से, लेकिन अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि आखिरकार एक इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए, कहां रखना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक इमरजेंसी फंड में कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए। देखो, अगर आप बहुत सारा पैसा एक इमरजेंसी फंड में रख दोगे तो भी कोई मतलब नहीं बनेगा, और अगर आप बिल्कुल ही कम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट डाल देते हो एक इमरजेंसी फंड में, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट लोगों का कहना यह है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का मंथली एक्सपेंस आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। दोस्तों, ये था मिनिमम बैलेंस की बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम बैलेंस की, तो 3 महीने से लेके 1 साल, आई मीन टू से 12 मंथ तक आप इमरजेंसी फंड में पैसे को रख सकते हैं, जितना आपका मंथली एक्सपेंस होता है उसके हिसाब से। अब आपकी समझ में थ्योरी नहीं आई, आई नो, बट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो कि भाई बहुत जरूरी है। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, लिसन प्लीज केयरफुली। देखिए, मान के चलिए आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 30,000 रुपए है, 30,000। तो अब इसके हिसाब से 3 महीने का जो आपका मंथली एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो रहा है भैया। 3 महीने को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 30,000 से, तो वो हमारा सीधा सीधा 90,000 रुपए बैठ रहा है। तो आपके इमरजेंसी फंड में मिनिमम टू मिनिमम
90,000 रुपए होने चाहिए, जिसको हम 3 मंथ का कह रहे हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो 6 मंथ का रखना है। सीधा और सिंपल सरल हिसाब है 30,000 इंटू 6, तो आपका बैठ जाता है 1,80,000 रुपए। लेकिन आप कहते हो मुझे 1 साल तक काम नहीं करना, तो मुझे कितना पैसा चाहिए? अब दोस्तों 30,000 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं, आई मीन टू से 12 मंथ से गुणा करते हैं, तो ये जो अमाउंट बैठेगा 3,60,000 रुपए बैठता है। तो ये बेसिक सा गणित है और आपके हिसाब से ये गणित बहुत ही इजी भी है। ठीक है, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो बहुत इजी है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी बहुत इजी है। अब दोस्तों ये जो कैलकुलेशन आई है ये सब आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि मेरा जो मंथली एक्सपेंस है ना जनाब वो 20,000 है, तो आप 20,000 से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहते हो कि नहीं नहीं 20,000 भी ज्यादा है भैया, हम तो 10,000 में सारा खर्चा निकाल लेते हैं, तो आप 10,000 से भी इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपके पास मिनिमम जो होना चाहिए वो 90,000 रुपए होना चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो 3,60,000 रुपए होना चाहिए। क्लियर और कॉन्शियस बात है, समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ओरिजिनल एंड एग्जैक्ट अमाउंट बताना यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मुझे आपके गोल्स नहीं मालूम, मुझे आपकी सैलरी का नहीं पता, एंड मुझे आपकी इनकम का नहीं पता, एक्सपेंस का नहीं पता। तो आप इन सभी कैलकुलेशंस को अपनी खुद की पर्सनल इनकम एक्सपेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो और एक फिगर निकाल सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंड पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है इमरजेंसी फंड शुरू कैसे करें। तो यहां पर बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जिनको समझना जरूरी है। नंबर 1 है बजट बनाएं। यार देखो, जिस भी काम में हम बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो काम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। पेपर पे एक तरफ अर्निंग लिखनी है, चाहे आप एक सैलरी पर्सन है, आपका रेंट आ रहा है, जितना भी जहां से भी आप पैसा कमा पा रहे हैं एक तरफ नोट डाउन कर लो। दूसरी तरफ में आपको लिखना है अपना एक्सपेंसेस, कि आप एक्चुअल में कितना खर्चा करते हैं। उसके बाद चेक करो कि क्या बच रहा है और क्या नहीं बच रहा है। नंबर 2 है स्मॉल सेविंग्स करना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारी उम्र 20 साल है या 30 साल है, अभी करके क्या मतलब बनता है, थोड़ा से बुजुर्ग हो जाते हैं, 40 को जाते हैं, 50 को जाते हैं, फिर शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप सेविंग्स अर्ली स्टार्ट करते हो तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। अब करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड का मतलब इमरजेंसी फंड होता है, ये नहीं कि आपने सारा पैसा इमरजेंसी फंड में रखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपका ग्रोथ में नहीं आएगा, ये पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, जितना डाला उतना रहेगा, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा लेकिन फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है चीजों का। लेकिन दोस्तों जितना पैसा आपके पास है उसके हिसाब से आप मिनिमम टू मिनिमम 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आपकी कमाई है, जिस हिसाब से आपके खर्चे हैं, वो आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगर किसी बंदे की कमाई ही लाखों में हो रही है तो उसको 5,000 डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको खर्चा भी उतना ही लगेगा। उसके साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो छोटे हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो अच्छा ही देखेगा और ज्यादा ही खर्चे होने वाले हैं। तो ये बात का ध्यान रखना, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग ही समझना। मिसाल के तौर पर मान के चलिए आप एक महीने में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आप 1 साल तक ये सब करते जाते हो, तो ये अमाउंट 60,000 रुपए बन जाता है, जिसमें हमने कोई इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है, जिसमें हमने कंपाउंडिंग का कोई जादू नहीं जोड़ा है। पॉइंट नंबर 3 है कि इमरजेंसी फंड के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट खोलें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे किया था, मेरे पास एक सेविंग अकाउंट था SBI का बेसिकली, और मैंने उसमें ही अपना सेविंग्स करना या फिर इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दिया था, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। आपका जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड अकाउंट होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल आपको किसी और काम के लिए नहीं करना। दोस्तों इस सेविंग अकाउंट के आपके पास चेकबुक होनी चाहिए, ATM होना चाहिए और पासबुक होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीजें आपके पास एक्चुअल में होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा है, ATM से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, साथ साथ चेकबुक से आप कहीं को चेक वैक लिख दे सकते हो। अगर आपको मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, मोटा पैसा देना है 10, 20, 50,000, तो आप चेक दे सकते, इजिली कोई भी चेक एक्सेप्ट कर लेता है। और हाँ, पासबुक के द्वारा आप खुद से जाके भी बैलेंस वगैरह निकाल सकते हो, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा ये बोरिंग वाला है, लेकिन हाँ इजी टू एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में इजी टू एक्सेस काम कर लेते हो, लाइक आपने UPI कनेक्ट कर लिया है, तो अब आपको अननेसेसरी खर्चे करने से भाई कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि UPI से पता ही नहीं लगता है कि कितना पैसा, वो तो एक नंबर है, वो पैसा आपके हाथ से जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप कितना अननेसेसरी खर्चा करोगे कोई नहीं जानता है, तो भैया UPI वगैरह से इसको कनेक्ट मत करना। दोस्तों एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, सेविंग्स करना ये एक आदत है, हैबिट है, लेकिन हैबिट हमेशा एकदम से नहीं होती है, आदत धीरे धीरे पड़ती है। जब कोई बंदा दारू पीना शुरू करता है या सिगरेट पीना शुरू करता है तो वो एकदम से बहुत सारी नहीं पीता है, वो धीरे 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 शुरू करता है, फिर उसका पीक आता है। तो इसी तरीके से सेविंग्स करना भी एक आदत है।
अगर आज आप 500 डाल रहे हो तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जाके आप 700 शुरू करो, 800 शुरू करो। लेकिन अगर एकदम से आप 5000 10,000 शुरू कर दोगे तो आपको बहुत तगड़े झटके लगेंगे और आप इसको बीच में छोड़ दोगे, तो कोई मतलब बनेगा नहीं। तो सेविंग्स आदत है और इसको धीरे 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 आपको इंक्रीज करना है। आपकी उम्र अगर 35 साल है तो पिछले 10 साल से आप जॉब भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है 25 से कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नाम की चीज ही नहीं है, तो इसका मतलब यही है ना, आदत नहीं डली हुई है। तो धीरे धीरे आदत डालो, उसको इंक्रीज करना है, ये एक अलग पॉइंट है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में 5 पॉइंट है, 2 हम बता चुके हैं, तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खतरनाक पॉइंट यही है कि भैया ठीक है हम सेविंग करना शुरू कर देंगे, बट पैसे को रखे कहां? एफडी में लगा दें, स्टॉक खरीद लें, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें, या क्या करें, घर में रख दें सेफ अलमारी में? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो इसको समझ लेते यार। पैसे को सेव करने के लिए हम आपको 3 ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन थोड़े से कारगर हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको इमरजेंसी फंड बनाने में बाधा डाल देगा, फेल करवा देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन 3 ऑप्शन में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लेना और आगे बढ़ना। चलिए पहला हमारे पास है एक्चुअली में सेविंग अकाउंट। यार सेविंग्स अकाउंट ना बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा एसबीआई का सबसे बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, वो आप खुलवा सकते हो। मैं बेसिकली मोदी जी का जो जनधन योजना वाला अकाउंट है मैं वो यूज करता हूँ। उसमें किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी या फिर किसी तरीके कोई चार्जेस नहीं लगते, यहां तक कि एटीएम का चार्ज भी उसमें नहीं लगता, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, बाकी का मैं कह नहीं सकता। अब इसके फायदे क्या हैं वो भी समझ लो। पहला फायदा यह है कि ये सबसे आसानी से खुल जाता है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिमाग मारी नहीं मारनी। आप सीधा बैंक में जाओ, मैनेजर को बोलो भैया एक अकाउंट खोल दो, तुम आपको लोकेशन बता देगा, काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, वहां पे पैन कार्ड आधार कार्ड लेके पहुंच जाओ और वो आपका अकाउंट खोल के आपको विद इन घंटा दे देगी, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा आप आसानी से निकाल सकते हो। आप बैंक में जाओ, थोड़ी सी लाइन में लगो, पैसा आपको इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप उसका एटीएम यूज कर सकते हो, ठीक है। चेकबुक भी आपको मिलती है, चेकबुक से भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है सेविंग अकाउंट का फायदा कि आप यहाँ से यूपीआई वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको कहीं ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है कि नहीं, कैश भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन यू मिनटों में कनेक्ट करके, एटीएम तो ऑलरेडी देते हैं वो लोग, तो आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वही है, जिन चीजों से फायदा होता है उन चीजों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम मान लो यहाँ पर 2 साल 3 साल पैसा रखते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत ही कम है, मिनिमम इंटरेस्ट है, सबसे कम है, बहुत ही कम है। कितना है? मुझे जहां तक लगता है एसबीआई 2.5% देता है। मैंने कल परसों एक स्टेटमेंट देखा था, उसमें 2.5% दिखा रहा था, ठीक है। बाकी आप किस स्टेट में रहते हो, आपका क्या शहर है, वो भी कई बार वेरी करता है, बट हाँ मुझे जहां तक लगता है सेविंग अकाउंट में 2.5% मिल रहा है, इनफ, इससे ज्यादा वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये एक इसका डाउन साइड है मेरे हिसाब से। तो भाई ये भी बात है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर है, जब चाहे निकाल लो, जब चाहे डाल लो, जो करना है कर लो, एटीएम है, यूपीआई से कनेक्ट कर लो। हाँ यूपीआई से अगर आप कनेक्ट कर लेते हो, जो कि मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है, यूपीआई से आपने कनेक्ट कर लिया तो आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उल्टे सीधे खर्चे कर सकते हो, अनवांटेड कुछ भी खरीद सकते हो, तो प्लीज उसको मत करना, रहने ही देना। दूसरी कौन सी जगह है जहां पर आप अपने पैसे को रख सकते हैं एक इमरजेंसी फंड बनाने के दौरान? बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं एफडी, आई मीन टू से फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में फायदा यह है कि आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। कोई कोई जगह पे एफडी 12 से 15% का इंटरेस्ट रेट देती है, और हमारे देश में अभी इन्फ्लेशन की बात तो 10% है, ठीक है, 7.5 तो ऑफिशियल है, लेकिन मान के चलो 10% है, ठीक है। तो ये एक फायदा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे एफडी में कुछ खास नहीं होता है, एक पूरी गाइडलाइन होती है, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, उसके बाद ही आप विड्रॉ करोगे। तो एफडी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है हम कर लेते हैं, आप थोड़े से ग्रीड वाले व्यक्ति हैं, आई एम सॉरी, बट हाँ ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि पैसा है तो कुछ फायदा कमा लो। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, एफडी में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, एफडी टूटने को टूट जाती है, बट उसमें जो उसके फायदे होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, इधर उधर चीजें हो जाती है, तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। जाहिर सी बात है ये एक फिक्स डिपॉजिट है और यहाँ पर लिमिट्स होती हैं चीजों की, तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, ये ध्यान रख। देखिए पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा, जल्दी विड्रॉ भी कर सकते हो, साथ ही साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर रिस्क बहुत होता है। आपने पैसा फेंक दिया, लेकिन आपको बदले में क्या मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअल में ये सब नहीं करना,
हमें तो अपने पैसों को सेव रखना है, सेफ रखना है। जहां से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहे, ठीक है, पैसा हमारा माइनस में नहीं जा रहा है, चलो कुछ तो बढ़ ही रहा है, भले से इन्फ्लेशन है, लेकिन चलो कोई नहीं, हमें उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर लगा है सेविंग अकाउंट। बट हाँ, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में राय दो, आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। इसके अलावा इन 3 ऑप्शन को तो आपने सुन लिया, चौथा आपको क्या लगता है कि सर यहाँ पे भी डाल सकते हैं पेमेंट? हम भी तो देखें कि इसके अलावा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। की लाइन यहाँ पर यह है कि आपका इमरजेंसी फंड एक्सेसिबल हो, लेकिन इतना भी एक्सेसिबल ना हो कि आप उसका कोई भी इस्तेमाल करने लग जाए, अननेसेसरी इस्तेमाल करने लग जाए। मान लो आपके पास 2 लाख रुपए हो गए हैं इमरजेंसी फंड में, आपको लगा यार इस साल तो कोई समस्या घटी नहीं है, आईफोन खरीद लिया, बाइक खरीद ली, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी, कुछ भी खरीद लिया, कोई मतलब बना क्या सेविंग करने का? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो इजी हो, लेकिन इतना भी इजी ना हो। देखिए दोस्तों, बेसिकली हमने यहाँ पर 5 पॉइंट बताने थे, 3 तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अब है चौथा पॉइंट। और ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लिसन केयरफुली। दोस्तों, क्या काम करने हैं ये तो सब बताते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, और आप उन काम को कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ में दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको वो कौन से काम है जो नहीं करने? सबसे पहली चीज ये है कि फंड को इन्वेस्ट मत करो। असल में क्या है, इंसान के अंदर ग्रीड, आई मीन टू से लालच भरा हुआ होता है। हर कोई व्यक्ति के अंदर लालच होता है। अब आपने सोचा ठीक है यार, कहाँ कोई दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी आ रही है, ये 50-60 हजार रुपए हैं या 1 लाख 2 लाख रुपए हैं, उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई स्टॉक खरीद लिया, बॉन्ड में लगा दिया, या फिर किसी मार्केट में कुछ इधर उधर डाल दिया। ठीक है, क्या मतलब बनता है हमारी इन बातों का? ये सारी चीजें हमारे इमरजेंसी फंड का हिस्सा नहीं है, और ये कोई भी बात सेंस नहीं बनाती है। तो आपको पैसा इधर उधर कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी फंड का मतलब है लिक्विडिटी देना। ये नहीं कि कुछ भी फायदा कमाना है, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट कमाना, नहीं, ये हमारा मतलब नहीं है। लिक्विडिटी हमारे पास होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। सेकेंड काम जो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लगाना है, और ना ही बहुत कम अमाउंट में आपको पैसा लगाना है। अगर आप 100, 200, 500 रुपए डाल रहे हो मंथली, तो कोई सेंस बनाएंगी क्या? ऑब्वियसली नहीं बनाएंगी। लेकिन अगर आप 50,000, 60,000, 70,000 जितना कमा रहे हो सारे डाले जा रहे हो, तो भी क्या सेंस बनेगा भाई? आप जो फैमिली के अपने फंक्शन है उसको कैसे करोगे, या जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, वो कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो भैया बिल्कुल मिनिमम टू मैक्सिमम आपको नहीं करना, बिल्कुल हिसाब से बीच का एक अमाउंट को फिक्स करना है, उसके हिसाब से फिर पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर उसको सेव करना है। दोस्तों, तीसरी एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं वो ये है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी किसी और गोल के लिए यूज नहीं करना। जैसे मान लो हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर चल रहा है, और इस दिसंबर तक आते आते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छी बात है ना भाई ये तो। अब हमने सोचा कि ठीक है, नया साल है, थोड़ी सी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, टीवी परचेज कर लेते हैं नया। वैसे तो अब करता कोई नहीं है, मैं भी, बहुत सारे लोग करते होंगे। या फिर आपको थोड़ी सी चुल हो रही है तो आईफोन खरीद लिया, या फिर कुछ और खरीद लिया। भाई साहब, आपने जो पूरे साल थोड़ा सा करके अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया है, नींव रखी है, उसको आप क्यों खराब कर रहे हो? कोई मतलब बनेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। और मुझे राय भी दो कमेंट्स में, क्या कोई ऐसा करने वाला था या फिर नहीं करने वाले हैं? तो दोस्तों, घुमा फिरा के कहने का मतलब यही है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को इधर उधर कहीं यूज नहीं करना है। इसका क्लियर और क्रिस्प गोल यही है कि इमरजेंसी के वक्त हम इसको यूज कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको काफी हेल्प करेंगी एक इमरजेंसी फंड बनाने के दौरान। नंबर 1 ये है दोस्तों, जब भी आपको सैलरी मिलती है तो आपको एक फिक्स अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में या फिर इमरजेंसी फंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आप इसको ऑटो में भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक कुछ अमाउंट कट के चला जाए, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको मैन्युअली करो। आपको पता भी लगता रहेगा साथ में कितना डालना है, ये एक फिर से दोबारा से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि नहीं इस बार कमाई बढ़िया नहीं हुई है तो 1500 डाल देते हैं। कई बार आपको लगेगा नहीं इस बार कमाई अच्छी हुई है, चलो 2500 डाल देते हैं। हमने फिक्स किया हुआ है 2000 रुपए, तो मेरे हिसाब से इसमें आप मैनुअली ज्यादा बेटर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम बिना मतलब के करते हैं। बहुत सारे लोग अनजाने में भी खर्चे करते हैं, जैसे कि कई बार जबरदस्ती का बाहर खाना खाते हैं। ठीक है, पहले मैं भी बहुत खाता था, बट अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा इस वजह से कि अभी आदत है, धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलिए, कैसे आप इसको खत्म करेंगे ये भी एक बेस्ट बात है। खुद से डिसीजन बनाओ, कम खाना है, क्यों खाना है भाई, इसका कोई रीजन होना चाहिए। मान लो आपको कैसा घनिष्ठ मित्र है, दोस्त है, परिवार से कोई ऐसा बंदा है कि हाँ ठीक है चलो इसके साथ चले जाते हैं, कर लेते हैं बाहर डिनर, बट हाँ बहुत ही मिनिमम, महीने में आप एक बार जा सकते हो, इट्स ओके। अब देखो, आप कहोगे कि भैया ये क्या करवा रहे हो, हमें खाने पीने से रोक रहे हो। यार, सेविंग्स का मतलब है आदत बनाना, और आदत धीरे धीरे बनती है।
तो ये चीज का ध्यान रखना। इसी का पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है दुनिया भर के जो हमने सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, नेटफ्लिक्स का देख रहे हैं, यूट्यूब का देख रहे हैं, टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा अवॉइड करें, जितना हो सके मिनिमम कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट होता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है फालतू की मंचिंग। यार जब हम कहीं बाहर से आते हैं या वॉक से आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या अपने ऑफिस से आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जैसे चॉकलेट्स दिख गई, मॉल में भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो हमें इन मंचिंग वाली चीजों को अवॉइड करना है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं बिकॉज ये एक हेल्थी ऑप्शन है, लेकिन हाँ हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे। ये मंचिंग अवॉइड करनी है आपको, क्योंकि इन मंचिंग्स में भी ना बहुत पैसा चला जाता है और दिखता भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 पे क्या है दोस्तों, ऑब्वियसली मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, आप मुझसे ज्यादा खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो आपको खुद को पता होगा कि आप कहां कहां पर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस आपके फालतू है, उन सबको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करो। ये मेरी तरफ से टिप नंबर 2 थी। 3 की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट आता है सैलरी के रूप में या फिर इनकम के रूप में, तो आपको अब जरूरत है कुछ ना कुछ साइड हसल करने की, कहीं ना कहीं से कुछ और पैसा कमाने की। अब जो भी बंदा जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है या फिर कोई टीचर या ट्यूटर है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक तगड़ी स्किल तो है, आपको कुछ ना कुछ तो आता है, तभी तो आप बिजनेस कर पा रहे हो, जॉब कर पा रहे हो, या तो फिर टीचर एंड ट्यूटर कर पा रहे हो आप ऑब्वियसली। तो आप इन सभी काम को अपने घर पर आकर के लोगों को सिखा सकते हो, अपनी स्किल्स को बेच सकते हो, रीसेल कर सकते हो, और उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है उसको फिर से कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड की। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 4 हमारे पास बहुत ही बढ़िया है, और मुझे ये पॉइंट बताते हुए बहुत खुशी भी होती है, बिकॉज देखो क्योंकि हर कोई बंदा चाहता है कि हमें भी बोनसेस मिले, इंसेंटिव्स मिले, बॉस की तरफ से हमारी भी कमर थपथपाई जाए, बट वो कब होगा? देखिए बॉस जो बंदा कंपनी ऑन कर रहा है वो बहुत चालाक होता है, उसको पता होता है कि कौन बंदा कितना एफर्ट्स डाल रहा है। तो अगर आपको सैलरी 10 रुपए मिल रही है तो आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो करनी ही चाहिए कि आप 12 से 15 रुपए का काम करके कंपनी को दे सको। अगर आप ऐसा करते हो तो एक न एक दिन आपकी ईमानदारी वहां पर रंग ले आएगी। देखो मुझे पता है पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है और कंपनी में पॉलिटिक्स भरपूर चलती है, बट बॉस को यह भी दिखता है कि कौन बंदा काम कर रहा है, कौन बंदा काम नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स के दौरान भी, ठीक है। तो कितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है होने दो, आप अपने काम को ईमानदारी से बढ़ के करो, ठीक है। 10 का अगर आपको सैलरी 10 रुपए मिल रही है तो काम कम से कम 20 या फिर 15 रुपए का करो एटलीस्ट, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई बोनसेस मिलेंगे, कहीं ना कहीं से कोई इंसेंटिव मिलेगा, तो वो जो बोनसेस मिले हैं या इंसेंटिव जनरेट हुआ है उसको भी आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। देखिए दोस्तों इमरजेंसी फंड जो है ये एक तरीके की शील्ड की तरह काम करता है, जो आपको बेमौसम आंधी, बारिश, तूफान इन सबसे बचाती है। आसान भाषा में हम बात करें, जो भी अनएक्सपेक्टेड आपकी सिचुएशंस हो जाती हैं, इमरजेंसीज कंडीशंस हो जाती हैं, उन सब में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आज ही अपना एक बजट बनाए, प्लान बनाए और आज से शुरू करें। अगर आप इस चीज को कल पे छोड़ दोगे कि नहीं कल से शुरू करते हैं, अब तो रात हो गई है, दिन निकल, भाई साहब अब कल से भी नहीं करोगे। अभी प्लान बनाए, अभी से दोबारा रिपीट पे देख सकते हो, जो करना है कर सकते हो, बट हाँ अभी से शुरू करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आदत बनाएं, सेविंग्स करना, पैसे को बचाते रहना, थोड़ा थोड़ा करके बचाना, ये एक आदत से ही होगा, ठीक है। तो आदत बनाना जरूरी है, किसी भी आदत को बनाने में टाइम लगता है, टाइम देना जरूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सीरियसली पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हम आपके फीडबैक को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वीडियोस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के दौरान कुछ भी हेल्प हुआ है तो प्लीज लाइक कर देना, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जिन भी लोगों से आप थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। बाय द वे दोस्तों मेरा नाम जुनैद है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।